बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में एंड वी आर बैक विद न्यू सिलेबस। आप सभी को पता है कि हम ई पाठशाला के अंदर क्लास 11th की जो सीरीज़ हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है उसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर दोस्तों 6th है ये, और जुडिशरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जुडिशरी दैट मीन्स न्यायपालिका। आप सभी को पता है कि देश को चलाने के लिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, या बोल सकते हो गवर्नमेंट के। वो थे हमारे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमने पढ़ लिया है और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है उनके ऊपर। साथ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुडिशरी के बारे में। तो दोस्तों जुडिशरी जिस हिसाब से देश हमारा भारत है, तो इतने बड़े लोगों को कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव यू मस्ट हैव जुडिशियल पावर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कैसे काम करेगा, किसके क्या काम होंगे, देश को कैसे चलाना है, किसको कितनी पनिशमेंट देनी है, ऑल दीज वर्क आर सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग टू यू जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि न्यायपालिका का होना ज़रूरी है। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप क्लास 11th में जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, पढ़ेंगे, और हम वो सारे पहलू टच करने की कोशिश करेंगे जो क्लास 11th में आपको बताया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, रिप्लाई ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है, वीडियो के 3 पार्ट आएंगे, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में हम देखने पहले हम सीखेंगे क्या, ओके। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप सीखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट है क्या, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो सबसे पहले हम सीखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्योंकि ये जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है दोस्तों, ये पूरी तरीके से देश को चलाती है। दैट इज़ वाई ये बिल्कुल सही मायने में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर ये भी किसी के अंडर में गुलामी में काम करेगी तो सिंपल सी बात है, ये लोगों को अच्छा जजमेंट या अच्छा न्याय कैसे दे पाएगी। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। कैसे भारतीय अधिकारों को संरक्षित करने का काम, सुरक्षित करने का काम न्यायपालिका का होता है, वो भी हम सीखेंगे। साथ में कभी कभार न्यायपालिका संविधान को डिफाइन करने के लिए भी एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि आप सभी को पता है मंत्री शंत्री जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लोग होते हैं, वो लॉ तो बना देते हैं कोई ना कोई, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। सो दैट इज़ वाई उनको भी डिफाइन करने का काम हमारे देश में जुडिशरी का होता है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। फिर हम जानेंगे फाइनली देश के अंदर सर्वोपरि जो होते हैं जुडिशरी और साथ में हमारे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उनका दोनों का रिलेशन क्या होता है। ओके माय फ्रेंड्स, तो हम क्या क्या जानेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में घुमा के आपको बताया हुआ है। सो दैट इज वाई हम सबसे पहले जानेंगे कि जुडिशरी जो होता है कानून की रक्षा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है गवर्नमेंट की। Without this we cannot run our country, we can't run our country। क्योंकि आप सभी को पता है रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्थ से लेके साउथ तक जितने भी लोग होंगे, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सारे के सारे लोग इस जुडिशरी पे पूरी तरीके से भरोसा रखती है। हम न्याय की जो आशा करते हैं वो हम जुडिशरी से ही कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे हमें जानना होगा कि यहाँ पे जो जुडिशरी है, इमेज मैंने आपको इसलिए यूज़ करी है ताकि आप थोड़े से दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाए। तो हमें काम जानना, उनके कर्तव्य जानने, उनका कर्तव्य होता क्या है। जुडिशरी मतलब जितने भी बड़े बड़े चीफ जस्टिस है, लॉयर है, एडवोकेट हैं, या जो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, जुडिशरी में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जितने भी कोर्ट में बैठते हैं, उनका काम क्या होता है। उनका काम होता है अपराधियों को दंड देना, यानी कि उनको पनिशमेंट सुनाना। काम होता है इन लोगों का टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का जो लॉ होता है उसे प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर मान लो कि सलमान खान ने हिरन को मारा था, तो भाई
सिंपल सी बात है, उसको भी सज़ा मिलनी ही चाहिए। मेरा मेन मकसद किसी को सज़ा दिलाने का नहीं है, पर मेरा मेन मकसद सलमान खान का एग्जाम्पल देना इसीलिए है कि अगर किसी ने भी गुनाह किया है, चाहे संजय दत्त है, चाहे सलमान खान है, चाहे कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उनका मेन काम होता है कि संविधान में जुडिशरी इतनी सुप्रीम लॉ है कि वो कानून की रक्षा करते वक्त उसके सामने कोई भी आएगा वो उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। सो दैट इज़ वाई हमें उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जुडिशरी ही एक ऐसा लास्ट दरवाज़ा होता है जहाँ पे हमें न्याय की दरख्वास्त या मैं बोल सकता हूँ न्याय का इंतज़ार होता है। सो दैट इज़ वाई ये पूरी तरीके से कंट्री को, लॉ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और लॉ के अकॉर्डिंग भारत के अंदर सभी लोग इक्वल होते हैं। सो दैट इज़ वाई सभी को इक्वल समझाता है जुडिशरी में। तो दूसरा काम क्या होता है, टू मेंटेन द पीस एंड द सिक्योरिटी। अब ये सब सिस्टम इसलिए चलाया जाता है कि देश में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, ताकि देश में कोई छोटा बड़ा ना हो, देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना आ जाए, कोई इतना ज़्यादा बड़ा ना हो जाए कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गया। सो दैट इज़ वाई पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, हमारे मौलिक अधिकार, आपको पता होगा फंडामेंटल जो राइट्स थे हमारे सारे के सारे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, इन्हीं का ही होता है। अगर आपको याद हो कि फंडामेंटल राइट्स हमने पहले ही सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया था, उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर मैंने आपको बताया था 32 एक ऐसा आर्टिकल है कि इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपने राइट्स को बोल सकते हैं कि मेरा ये राइट्स इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोटेट हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डिमांड करूँगा। सो दैट इज़ वाई इनका काम क्या हो गया, इनका काम हो गया राइट्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। दूसरा पॉइंट, अगर आपने इस फिल्म में देखा हो जॉली LLB के अंदर, इस फिल्म में भी यही बताने की कोशिश करी गई थी कि कैसे एक आम इंसान को एक बड़ा आदमी जो है बेचारा क्या कहते हैं दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि जुडिशरी इज़ अ सुप्रीम, और वो हर किसी व्यक्ति को इंसाफ देने की पूरी कोशिश करता है। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वो राइट्स को सिक्योर करता है, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। अगर लगता है कि कंट्रोल गवर्नमेंट का जुडिशरी को लगता है अगर ब्यूरोक्रेट्स या पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अगर अकॉर्डिंग टू रूल काम नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये उनके ऊपर भी अपनी नज़र गड़ाए बैठता है। टू गिव एडवाइस नीडेड फॉर द कंट्री, आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो जुडिशरी के अंदर ही होते हैं, वो पूरी तरीके से देश में कानूनी सलाहकार होते हैं। अगर देश को किसी भी प्रॉब्लम से निकालना होता है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सलाह लेने का काम हम जुडिशरी से ही लेते हैं। अभी भारत के अंदर दोस्तों जो सलाहकार है, जो कानूनी सलाहकार है, गवर्नमेंट कानूनी मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट एडवाइज़र होते हैं, वो जुडिशरी में होते हैं, वो कौन है आपको बताना है, उस पोस्ट का नाम क्या होता है। दूसरा जो पोस्ट पे वो बंदा है या जो व्यक्ति है या जो पर्सन है या लेडी है कौन है, उसको आपको सर्च करके कमेंट करके बताना है। लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई जुडिशरी इज़ ऑल्सो नॉन द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे घर के ना हमारे माता पिता होते हैं ना, जो हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे संविधान का एक गार्जियन है, माता पिता की तरह है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करके काम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को होता है। अदरवाइज़ आप और मैं कभी कानून को मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो एग्जीक्यूट करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होता, लेकिन अगर जुडिशरी को ये काम करवाना हो तो जुडिशरी हर काम को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करती है। सो दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ कि जुडिशरी इज़ ऑल्सो नोन बाय द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के रक्षक। सो फाइनली अब आपको क्या लगता है, वाई डू वी नीड ऑफ द जुडिशरी? अगर आपको लगता है कि हमारे भारत देश के अंदर जुडिशरी की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो सारे कर्तव्य हो गए कि अगर किसी भी देश में अगर जुडिशरी है तो उनका काम काज जो है दोस्तों वो यही होता है। तो अगर आपसे पूछे कोई पेपर के अंदर कि इनका काम काज क्या होता है तो आप उसे उठा के बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि अगर हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, तो इसीलिए हमारे देश में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन एनी सोसाइटी देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, समाज
समाज के किसी भी हिस्से में चले जाओ, हमें वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में भी। एंड देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल, हमारे आपसी भी कहीं ना कहीं सोच विचार में बदलाव आ जाता है, झगड़े हो जाते हैं, है ना, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आती ही रहती है किसी भी कंट्री में और किसी की भी लाइफ में। सो दैट इज वाई ऑन दैट टाइम इफ देयर इज अ इशू, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी ऑफ देम, सो ऑन दैट टाइम वी नीड अ रेफरी। आप देखते हैं WWE के अंदर जब फाइट चल रही होती है तो दोनों को सही जज कराने वाला एक बीच में रेफरी होता है। वो रेफरी बताता है कि ये अपोनेंट सही काम कर रहा है या ये सही तरीके से लड़ रहा है। तो ऐसा ही सेम हमारे बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समाज के किसी भी हिस्से में वाद विवाद हो जाता है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम करती है। यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट को इंडिपेंडेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है लक्ष्मण। अब इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम जुडिशरी का होगा। और जुडिशरी इस डिस्प्यूट को जब सही तरीके से सॉल्व कर पाएगी जब जुडिशरी खुद इंडिपेंडेंट होगी। ओके, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। अगर देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो सही तरीके से लोगों को न्याय नहीं दिला सकती। तो इसीलिए इंडियन जुडिशरी हैव अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। Judiciary is also responsible towards the constitution. Democratic people should not cheat them. मतलब संविधान इंडिपेंडेंट अगर जुडिशरी रहेगा तो जुडिशरी सही तरीके से संविधान को रक्षा भी करेगी। डेमोक्रेट कंट्री की होने के नाते भारत में उनके अधिकारों की भी रक्षा कर पाएगी, साथ में वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम काज पे भी फोकस कर पाएगी। तो दैट इज़ वाई दोस्तों यहाँ पे हाउ इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्टेड। अगर आपको लगता है, क्योंकि इतने सारे केसेस है, कितने सारे केसेस तो हमारे देश के अंदर दबे पड़े हैं, धूल खा चुके हैं, मट्टियाँ उन पे पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन केसेस को सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवांस सिस्टम हमारे देश में अभी नहीं हो पाया है। सऊदी अरब जैसी कंट्रियों के अंदर इन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया हुआ है, लेकिन हमारे भारत देश में अगर आपने जॉली LLB जैसी मूवी देखी हो तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो जज भी होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉयर भी होते हैं कैसे होते हैं, जो अमीर लॉयर होते हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के संविधान बनाया और उन्होंने बताया कि अगर हमें अपने जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना है, अगर उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है और साथ में उनका सिस्टम ऐसे बना के रखना है कि वो इंडिपेंडेंट भी रहे, तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के स्टेप लिए और ऐसा सिस्टम बनाया जिससे जो जुडिशरी है वो अपने काम को इंडिपेंडेंट तरीके से कर भी सकती है और साथ में उनके अधिकारों का भी प्रोटेक्शन होगा। कैसे? नंबर 1, अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, कोई भी बंदा जो चीफ जस्टिस बनता है या जज बनता है उसकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज कोई भी होगा, उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। याद रखना, मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बोल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़े हेड ऑफ द ऑफिसर की बात कर रहा हूँ जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। अगर उनकी अपॉइंटमेंट करानी है, जब उनकी जॉब लगनी होती है, तो अपॉइंटमेंट कराने के लिए पीएम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पीएम जो होता है दोस्तों वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा अपॉइंट होता है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ये हेड ऑफ द कंट्री है, जबकि जो पीएम होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट में सारे एमएलए इसके होते हैं, एमपी इसके होते हैं। सो दैट इज वाई ऑन दैट टाइम पीएम कैन नॉट अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सो ऑन दैट टाइम प्रेसिडेंट नीड टू अपॉइंट एंड रिजाइन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफिसर्स। ओके, तो इसीलिए आप याद रखना, राजनेताओं को कभी भी जजमेंट करते समय या राजनेताओं को कभी भी अपॉइंटमेंट लेते समय अपॉइंट करवाने के लिए कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी वकील को चुना जाएगा ना दोस्तों, तो वहाँ पे उपराज्यपाल होगा या राज्यपाल होगा, यानी कि गवर्नर होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ये याद रखना मेरे
दिमाग के अंदर ये बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। दूसरी अगर बात करें टेन्योर की, टेन्योर दैट मीन्स इनका टाइम पीरियड कितना होता है। दोस्तों जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वकील जब चुन के आ जाता है तो उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि अपनी एज ऑफ रिटायरमेंट तक फिक्स रहेगा। तो दोस्तों ये एज ऑफ रिटायरमेंट है कितनी, उसे कमेंट करिए, उसे बताइए, फाइंड आउट करिए कि कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑफिसर्स की या ऑफिसर्स की जो फाइनली अपॉइंट होते हैं। ओके, दूसरी बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी तो इन्हें इतनी मिलती है कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन करंटली डेटा जो अभी का है, करंटली डेटा ये बताता है कि इनकी सैलरी ना करके भी 2,80,000 रुपये है। तो ये डेटा अभी रिसेंटली है 2,80,000 रुपये का। तो ये 2,80,000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट होता है कि कभी भी इन लोगों को मैं कह सकता हूँ चिंदी चोरी करना, या मैं कह सकता हूँ कि गलत फैसला सुनाना लाजमी नहीं है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि वकीलों को भी खरीद ले आता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो हाई सैलरी मिलती है इन्हें 2,80,000 रुपये मिलती है। और जज जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से करप्शन नहीं कर सकता, वो डिसीजन को जस्टिबल रखेगा, इसलिए भ्रष्टाचार फैलने के काम होते हैं। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अगर मान लीजिए कि कभी कभार वो अपने गुस्सा निकालने के लिए या अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं गिल्ट महसूस करा के जजमेंट सुनाए, वो नहीं हो सकता। जज आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, जुडिशरी हैव द राइट्स टू पनिश द पर्सन दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए राम एक लड़का है और उसने क्या कहते हैं मान लो किसी का खून करा, वो किलर है एक, ठीक है, उसने खून कर दिया किसी का, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोलता है कि राम ने भाई एक लड़के का खून करा है या लड़की का खून करा है और उसको फाइनली फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इस समय पे राम का अगर कोई भी वकील है, कोई भी एडवोकेट है, वो कभी भी क्या कहते हैं जस्टिस के जजमेंट पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, यानी कि उसकी आलोचना नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने एक बार फैसला सुना दिया तो इसका मतलब है फैसला अटल है। आप उनके सवालों पे या उनके उस पे ये नहीं कह सकते कि नहीं आपने तो इस व्यक्ति से बदला लेने के लिए क्या कहते हैं उसको फांसी की सज़ा सुना दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनका क्रिटिसिज्म यानी कि उनकी आलोचनाएं, उनकी बुरी बात नहीं हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दोस्तों यहाँ पे ना द मेन ड्यूटी डन बाय द एग्जीक्यूटिव टू रूल द नेशन सो दैट दे आर सेपरेट फ्रॉम दिस जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव के जो लोग होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े पीएम हो गए या एमएलए हो गए या उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, वो रूल करते हैं नेशन के ऊपर, देश के ऊपर, इसीलिए जुडिशरी जो है वो इनसे बिल्कुल अलग होती है। इफ द एग्जीक्यूट गॉट द ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट जस्टिस द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट शुड बी लॉस्ट। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव के जो लोग होते हैं ना, अगर वो जुडिशरी के लोगों को अपॉइंट करने लग जाए या जुडिशरी के द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं दोबारा से री एडिट करने लग जाए, तो सिंपल सी बात क्या होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो छिन जाएगी। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसे होता है ये जानने की आपको जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश या जो बड़े न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। होता क्या है कि हाई कोर्ट का जो वकील होता है या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए हमेशा चीफ जस्टिस जो होता है वो प्रेसिडेंट को नॉमिनेशन देता है या तरीके बताता है कि ये 4 नाम हैं, इनमें से किसी आप एक व्यक्ति को चुन सकते हैं जो अच्छा है। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है दोस्तों, इस सिस्टम को कॉलेजियम बोला जाता है। और एट प्रेजेंट टाइम जो भारत के अंदर चीफ जस्टिस बने हैं उनको भी इसी सिस्टम के थ्रू जो है चुना गया था। इसमें क्या होता है कि हमेशा जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं या जो वर्किंग होते हैं, वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं कि आपको इन्हें अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका का जो बंदा चुना जा चुका है
वो न्यायपालिका का जो बंदा यानी कि चीफ जस्टिस है या मैं बोल सकता हूँ हाई कोर्ट का कोई जज है, अगर उसको हटाना है तो कैसे हटाना पड़ेगा? अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करा, दूसरा अगर उसने मिसबिहेव करा किसी के साथ, तीसरा अगर वो केपेबल ही नहीं है तो हम उसे हटा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है संसद के दोनों पार्लियामेंट के अंदर अगर स्पेशल मेजॉरिटी से बहुमत हो जाए, यानी कि राज्यसभा से और लोकसभा से अगर पूरी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ लोग वोट डाल दें तो न्यायपालिका को, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ये 4 तरीके हैं। हालांकि हमारे भारत के अंदर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये सिस्टम इसलिए बनाया हुआ है ताकि आगे अगर ज़रूरत पड़े तो क्या पता हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके जज को हटा सके, है ना। So finally we have finished this part and there is an intro part of this chapter, and let's meet in the second part of the video.